प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार जो है गैलीलियो गैलीलियाई के एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के नेचुरल स्टेट को अच्छे से समझा था, है ना। मतलब उनका कहना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक फोर्स अप्लाई करने के बाद जो है वो अब एक रेस्ट स्टेट में आ जाता है। उसका रीज़न क्या होता है? तो फ्रिक्शन हो जाता है ना। वहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन लगता है ना, और रिजल्टेंट फोर्स जो है वो धीरे धीरे वो कम हो जाता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि जीरो हो जाता है लगने वाला फोर्स एक टाइम पे फ्रिक्शन के कारण से। तो उन्होंने नेचुरल स्टेट को अच्छे से समझाया था और उसके पॉइंट भी हम लोगों ने देखे थे, और वो 3 एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने बतलाया था बॉल और इंक्लाइंड प्लेन वाला वो भी देखे थे, ठीक है। इस लेक्चर में गैलीलियो गैलीलियाई के बाद जो साइंटिस्ट आए न्यूटन, है ना, न्यूटन ने फोर्स के 3 लॉ बतलाए थे। कौन कौन सा? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, है ना। तो मैं वर्बली आप लोगों को सबसे पहले समझा दूं कि फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ होता क्या है। उसके बाद हम लोग उसको एक एक करके लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है फर्स्ट लॉ की, है ना। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है कि अगर हम लोग साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो फर्स्ट लॉ होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पोजिशन में है ऑलरेडी, है ना, सपोज कि एक बुक आप टेबल पर रख दिए, ठीक है, और बुक रखा हुआ है, तो जब तक कि उसमें कोई आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, है ना, जब तक भी उसको हम लोग कोई फोर्स से कंपेल नहीं करवाएंगे, तब तक वो बुक जो है रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा, यानी कि वो मोशन में नहीं जाएगा, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था वो देखेंगे हम लोग। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। उन्होंने बतलाया था कि एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन along a straight line unless and until it is compelled by external force, है ना। क्या बतलाया कि एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, है ना। यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। किसके? अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अनलेस एंड अनटिल, है ना, जब तक कि, है ना, क्या, इट इज कंपेल्ड बाय अ एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल, एक्सटर्नल मतलब बाहर का, है ना, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो ये जो था वो था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के आधार पे ही जो है वो इनर्शिया के बारे में ये कि इनर्शिया क्या है, ठीक है। इनर्शिया, इट इज टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू remains in state of rest और मोशन, है ना। क्या है ये? एक टेंडेंसी है, एक बॉडी का टेंडेंसी है कि यदि वो रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। ये इनर्शिया है, ठीक है। और फिर इनर्शिया के 3 टाइप के बारे में बतलाया गया, है ना। कौन कौन सा? क्या एक बतलाया गया आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा आप लोग को बतलाया गया इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड वन जो बतलाया गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में बतलाया गया, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि भाई ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसके आधार पे इनर्शिया के बारे में बतलाया गया,
और इनर्शिया का 3 टाइप के बारे में बताया गया। कौन कौन सा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बच्चों मैं आप लोगों को इनर्शिया जो बतलाया है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, ये इनर्शिया होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, कोई भी बॉडी का। तो इनर्शिया मेनली जो डिपेंड करता है ना वो मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है। अब इनर्शिया को जो उसी स्टेटमेंट को जब हम लोग 3 तरीके से देखेंगे कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो वो रेस्ट में कैसे है, या अगर मोशन में है तो मोशन में कैसे है, ठीक है, और अगर डायरेक्शन चेंज करने पे इनर्शिया क्यों नहीं चेंज करता है अपना मोशन, है ना, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। देखिए तो पहला मैंने जो लिखा है वो क्या लिखा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो वो आप लोग को पता ही है कि इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना। ये क्या है, रुकावट है, रेसिस्टेंस है, किसका, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का, कि वो भैया रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है। जैसे व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर आर थ्रोन बैकवर्ड, है ना। आप देखते होंगे कि जैसे आप बस में बैठे, ठीक है, और बस स्टार्ट हुई, तो बस स्टार्ट होने के बाद जैसे बस स्टार्ट हुई तो आप जर्क हुए, ठीक है, और फिर से वापस उसी प्लेस पे आ गए, उसी सीट पे आ गए, उसी पोजीशन पे आ गए जिस पोजीशन पे आप पहले से थे, यानी रेस्ट पोजीशन पे, है ना। बस तो चल रही है लेकिन आप उसी पोजीशन में हो, यानी कि कह रहा है क्या कि ऑब्जेक्ट बॉडी जो है वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं रेस्ट में ही रहूं। यही है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड थिंग जो है वो क्या है आपका, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो भैया क्या है ये कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू कंटिन्यू इट्स मोशन, है ना। किसी भी बॉडी का वो क्या चाहता है कि अगर मैं मोशन में हूं तो मैं मोशन में ही रहूं। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप साइकिल पैडलिंग करते हो, देखते होगे कि साइकिल पैडलिंग करने के बाद आप कुछ देर के बाद पैडलिंग करना छोड़ देते हो, उसके बावजूद भी जो है वो आपका साइकिल जो है वो रन करते रहता है, चलते रहता है ना। तो उसी को मैंने लिख दिया है कि योर बाइसाइकिल कंटिन्यूज फॉरवर्ड फॉर सम टाइम इवन यू स्टॉप पैडलिंग, है ना। थर्ड वन क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या है, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू कंटिन्यू मूव विथ यूनिफॉर्म मोशन इन अ लीनियर डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं लीनियरली भी मूव करता रहूं, लीनियरली ही मूव करता रहूं, ठीक है। इसका क्या बेस्ट एग्जांपल है, तो आप देखते होंगे जब आप कार में ट्रैवलिंग करते हैं और आपका कार सडनली अगर लेफ्ट की ओर अगर मूव करा, है ना, तो आप जो पैसेंजर्स होते हैं वो राइट की तरफ मूव कर जाते हैं। ये चीजें आपने फील की होगी, साइकिल वाला, कार वाला, ठीक है, बस वाला, इसलिए मैं ये एग्जाम्पल लिया, ठीक है ना। तो वो जब आप लेफ्ट की तरफ मुड़ोगे तो आप जो है राइट की तरफ मुड़ जाओगे, कार लेफ्ट आप राइट, कार लेफ्ट आप राइट, है ना। यही जो है वो क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना चाहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना रेस्ट पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मोशन भी चेंज नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो, यही है इनर्शिया, ठीक है। और इनर्शिया को न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के आने के बाद बतलाया गया आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इनर्शिया को क्या करेंगे, इरेज करेंगे और बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। देखिए तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बतलाने से पहले आप लोगों को एक वर्ड के बारे में जानना होगा जो कि है आपका मोमेंटम, है ना। मोमेंटम क्यों, क्योंकि मोमेंटम का ही रेट ऑफ चेंज यानी टाइम के साथ अगर आप उसको रिलेट करोगे, है ना, और अगर वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है तब वो जाकर के आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों को देता है, ठीक है। तो जनरली अगर हम लोग मोमेंटम की बात करें तो क्या है कि दी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी is known as
मोमेंटम, है ना, यानी कि डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय P, है ना, P से डिनोट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वी कैन राइट P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब मोमेंटम का अगर हम लोग ऐसा यूनिट निकालें तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम का हो जाता है आपका किलोग्राम, है ना, और वेलोसिटी का हो जाता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, है ना, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, यानी कि P किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो गया SI यूनिट ऑफ द मोमेंटम। ठीक है, अच्छा, मोमेंटम को ही कभी कभी जो है वो क्या बोला जाता है, लीनियर मोमेंटम बोला जाता है, लीनियर मोमेंटम बोला जाता है। ठीक है, तो मोमेंटम बोले या फिर लीनियर मोमेंटम बोले, आपको क्या लेना है, P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी मैंने पहले भी आप लोगों को समझा रखा है क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मैं लिख देता हूँ। वेलोसिटी आपका क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, इसलिए हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का सेकंड लिए, तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो है हम लोगों ने मीटर पर सेकंड पुट किया था। ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकंड, ये आपका हो गया क्या, SI यूनिट ऑफ दी मोमेंटम। अच्छा, अगर एक्चुअली हम लोग मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम है क्या, है ना, तो ये है पावर ऑफ फोर्स, है ना, कितना फोर्स हम लोग लगाते हैं किसी भी चीज़ पे, कितना पावर लगाते हैं हम लोग किसी भी चीज़ पे, क्या मोमेंटम रहा होगा, उसी को हम लोग मोमेंटम से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब मोमेंटम के बाद हम लोग देखेंगे क्या, आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो पॉज बटन दबाते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, सो डैट कि आपको फिर आगे आने वाले टाइम पे दिक्कत ना हो, है ना। चलिए, इसके बाद मैं आप लोग को समझाऊंगा रेट ऑफ चेंज के बारे में। रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज वर्ड का मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज वर्ड का मीनिंग होता है किसी भी, रेट का मतलब होता है टाइम, है ना, टाइम के साथ अगर कोई चीज़ चेंज करता है तब हम लोग उसको रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। सपोज कि हम लोग अगर बात करें कोई ऑब्जेक्ट ए का, है ना, कोई ऑब्जेक्ट ए का जिसका वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अभी u है, और कुछ टाइम के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। ठीक है, कितने टाइम के बाद, t टाइम के बाद। सपोज यहाँ t इज इक्वल टू क्या था, 0 सेकेंड था, और यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड हो जाएगा, है ना। सपोज कि यहाँ से यहाँ आने में उसको 2 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है, तो जब u पे था तो उसको कितना समय लगा, 0 सेकेंड, और जब v पे गया तो उसको कितना लगा, 2 सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है और t भी चेंज कर रहा है। पहले 0 पे था और यहाँ से यहाँ जब ऑब्जेक्ट चला गया तो वो क्या हो गया, 2 सेकेंड का टाइम ले गया, है ना। तो यहाँ पे जो टाइम का चेंज हुआ ना, टाइम का क्या हुआ, चेंज हुआ, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, है ना, रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, है ना। जैसे अगर रेट ऑफ चेंज कहने का मतलब क्या है, कोई चीज़ का चेंज होना, है ना। जैसे अगर हम लोग टी का बात करें तो क्या लिखेंगे, टोटल टी क्या हो जाएगा आपका, T2 माइनस T1 हो जाएगा, है ना, और टोटल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा आपका, v माइनस यू हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे हम लोग T2 माइनस T1 को डेल्टा टी से दिखाते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। ठीक है, तो जब रेट ऑफ चेंज वर्ड आएगा, जब मैं अभी लिखूंगा, तो उसमें कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंफ्यूज करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग चलेंगे भाई किसके तरफ, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ, जो कि आपका मोस्ट इंटरेस्टिंग लॉ है इस पूरे चैप्टर का, और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो भैया लोग अब हम लोग लिखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए लिखते हैं, द रेट ऑफ चेंज of momentum
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट अप्लाइड फोर्स, है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट अप्लाइड फोर्स, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि आपका जो डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आपका जाएगा। तो अगर आपको डायरेक्शन का पता लगाना हो कि भाई डायरेक्शन किस वे में होगा, तो डायरेक्शन उसी वे में होगा जिस वे में आप क्या करोगे, फोर्स को अप्लाई करोगे। ठीक है, अब ये जो बातें मैं लिखा वो क्या लिखा उसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि भैया फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब टी, है ना, मतलब डेल पी बाई डेल टी हम लोग लिख सकते हैं। डेल पी मतलब जो मोमेंटम चेंज किया होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और टाइम के जगह पे फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट जो होगा वो क्या होगा, वो हम लोग जब डिराइव कर लेंगे ना फोर्स को, तब हम लोग उसको लिखेंगे। ठीक है, तो अभी आप इतना नोट करो कॉपी पे, पॉज बटन दबा करके, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन देखते हैं, है ना, डेरिवेशन ऑफ फोर्स।